ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची की 2026 की नई दिल्ली यात्रा ने दुनिया भर के भू राजनीतिक जानकारों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये सिर्फ एक आम कूटनीतिक दौरा नहीं है, बल्कि एक बेहद नाजुक वैश्विक संतुलन बनाने की एक अहम कोशिश है। इस विश्लेषण में हम भारत, ईरान और 2026 ब्रिक्स के इस जटिल त्रिकोण को गहराई से समझने वाले हैं। इस पूरी स्थिति को समझने के लिए हमें कई पहलुओं पर गौर करना होगा। हम क्षेत्रीय तनाव और कूटनीति से शुरुआत करेंगे, फिर ब्रिक्स के विस्तार, भारत ईरान के आपसी संबंधों, मौजूदा चुनौतियों और अंत में भविष्य के संभावित रास्तों पर बात करेंगे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी एशिया की, जहां इस वक्त माहौल काफी तनावपूर्ण है। अब देखिए, पश्चिम एशिया में अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच तनाव चरम पर है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत ने यहां एकदम सख्त कूटनीतिक तटस्थता अपनाई है। किसी एक गुट में शामिल होने के बजाय भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को सुरक्षित रखते हुए हर पक्ष के साथ बातचीत कर रहा है। यही तो असली कूटनीतिक संतुलन है। और इस कूटनीति के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है होर्मुज जलडमरू मध्य। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि एक क्रिटिकल चोक पॉइंट है। दुनिया भर का और खासकर भारत का बहुत सारा कच्चा तेल यहीं से होकर गुजरता है। तो इस अस्थिर माहौल में इस रास्ते को सुरक्षित रखना भारत और ईरान दोनों के लिए सिर्फ एक प्राथमिकता नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी मजबूरी है। अब इस क्षेत्रीय तनाव से थोड़ा बाहर निकलकर एक बड़ी तस्वीर की तरफ देखते हैं, नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तरफ। ब्रिक्स अब सिर्फ 5 देशों का वो पुराना समूह नहीं रहा। ईरान, मिस्र, इथियोपिया, यूएई और इंडोनेशिया की एंट्री के साथ ये काफी बड़ा हो गया है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से जूझ रहे ईरान के लिए तो भारत के साथ मिलकर इस बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का हिस्सा बनना सच में एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। लेकिन बात सिर्फ विस्तार की नहीं है, असली फोकस तो काम पर है। भारत अपना बेहद सफल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल साउथ के देशों के साथ साझा करने जा रहा है। इसके साथ ही 2026 के मुख्य एजेंडे में सस्ती हरित ऊर्जा और पारंपरिक चिकित्सा को सुरक्षित करना भी शामिल है। ये सब काफी व्यवहारिक और जमीनी स्तर के लक्ष्य हैं। चलिए अब वापस आते हैं भारत और ईरान के आपसी रिश्तों की नींव पर, जो काफी गहरी है। इन दोनों देशों का जो सभ्यतागत जुड़ाव है वो 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। आधुनिक समय में 1950 की मैत्री संधि से इसकी औपचारिक शुरुआत हुई। हाँ, ये सफर हमेशा आसान नहीं रहा। 2019 में अमेरिकी कैटसा प्रतिबंधों के चलते भारत को तेल आयात रोकना पड़ा था। लेकिन इन सब झटकों के बावजूद आज ये रिश्ता अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और 2026 में ब्रिक्स के मंच पर एक नए मुकाम पर पहुंचने वाला है। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो चाबाहार बंदरगाह किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड द्वारा चलाया जा रहा ये बंदरगाह भारत को एक सीधा रास्ता देता है। इसके जरिए हम भूमि मार्गों की बाधाओं को खत्म करते हुए सीधे अफगानिस्तान और यूरेशिया तक पहुंच सकते हैं। और इसके फायदे देखिए, पारंपरिक स्वेज नहर के बजाय जब हम अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी INSTC का उपयोग करते हैं तो रूस और यूरोप तक माल पहुंचने के समय में सीधे 40% की कमी आती है। जरा सोचिए, वैश्विक सप्लाई चेन के लिए समय और लागत की ये कितनी बड़ी बचत है। अगर व्यापार के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत अभी फायदे की स्थिति में है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में हमारा निर्यात 1.24 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात सिर्फ $440 मिलियन का था। क्योंकि ईरानी तेल पर प्रतिबंध लगे हुए हैं, इसलिए यह व्यापार अब मुख्य रूप से भारतीय कृषि उत्पादों और फार्मास्यूटिकल्स के कंधों पर टिका हुआ है। लेकिन आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ना इतना सीधा भी नहीं है। इसके रास्ते में कई उलझी हुई भू राजनीतिक चुनौतियां खड़ी हैं। कूटनीति की असली परीक्षा यही है। एक तरफ भारत अमेरिका, इजरायल और खाड़ी देशों के साथ अपनी गहरी दोस्ती निभा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसे यूरेशिया में ईरान के साथ अपनी कनेक्टिविटी की महत्वाकांक्षाओं को भी पूरा करना है। इन दोनों नावों पर एक साथ पैर रखकर चलना वाकई एक बहुत मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है। और बाधाएं लगातार बनी हुई हैं। अमेरिकी द्वितीयक प्रतिबंधों का जो डर है, उसका सीधा असर हमारे प्रोजेक्ट्स पर दिखता है, जैसे फरजाद बी गैस फील्ड और चाबाहार जाहिदान रेलवे के काम में होने वाली देरी। इसके ऊपर से ईरान में चीन का जो बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश है, वो भी भारत के प्रभाव के लिए एक तगड़ी चुनौती पेश कर रहा है। खैर, ये सब सिर्फ कूटनीति या व्यापार के आंकड़े नहीं हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मानवीय पहलू भी है। आपको पता है, खाड़ी देशों में लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं।
इजराइल और ईरान के बीच अगर थोड़ी सी भी अस्थिरता आती है तो इन लाखों जिंदगियों पर सीधा खतरा मंडराने लगता है। हम इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इतनी सारी जटिलताओं के बीच आगे का रास्ता क्या हो सकता है? आइए भविष्य के सहयोग पर बात करते हैं। इन मुश्किलों से पार पाने के लिए कुछ बेहद स्मार्ट समाधान तलाशे जा रहे हैं। जैसे पारंपरिक बैंकिंग से बचने के लिए रुपया रियाल में व्यापार करना एक शानदार तरीका है। इसके अलावा साइबर सुरक्षा और टेलीमेडिसिन में सहयोग बढ़ाया जा रहा है। और सबसे अहम बात, ईरानी बंदरगाहों को भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे यानी आईमैक से जोड़ना गैर तेल अर्थव्यवस्था के लिए नए दरवाजे खोल सकता है। तो आखिर में सब कुछ जानकर एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। इन तमाम वैश्विक प्रतिबंधों और बढ़ते क्षेत्रीय तनावों के बीच भारत का ये बेहद नाजुक कूटनीतिक संतुलन आने वाली बहुध्रुवीय दुनिया को किस तरह आकार देगा? क्या ये बैलेंसिंग एक्ट भविष्य में वैश्विक गठबंधनों के मायने पूरी तरह बदल देगा? इस पर जरूर सोचिएगा।